वेश प्राकृत है। देखिए क्या लिखे हुए इसमें, हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखे हुए है लेजिना पिएदसिना। हम प्राकृत बोल रहे हैं। लेजिना पिएदसिना डूभा डसना भिनासी सितम यम खुबा निग्रोधा दिन्ना अजबेका ही। इसका हिंदी देखिए क्या है। अशोक सम्राट के राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में वार्षिक उपलक्ष्य में निग्रोधा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। Yes, I would like to come. Yeah, I would like to come here this place. Yeah, after India. Yeah, before India, before coming to India. So today, yeah, I come here and I feel very impressed. Yeah. हम चाहते हैं कि ये बिहार का एक धरोहर में सबसे बेस्ट धरोहर हो, सबसे अच्छा टूरिस्ट पैलेस हो। यहाँ पे फूल बागान पैलेस और यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं पार्क वगैरह हो, घूमने का जगह हो लड़कन। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार। आज मैं आया हूं बेला से लगभग 14 किलोमीटर दूर बराबर पहाड़ पर, और मैं यहां जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये बराबर पहाड़ का इतिहास क्या है, आखिर क्यों यहां काफ़ी संख्या में लोग पर्यटक पूरे साल आते हैं, आखिर क्या वजह है कि पर्यटकों को इतना लुभाने वाला ये बराबर पहाड़ जो है हर साल चाहे किसी भी तरीके का कोई पैंडेमिक हो, लोग यहाँ आते हैं, लुत्फ उठाते हैं। और ख़ास करके ठंडी के मौसम में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक आदि मनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ के लोगों से मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि आखिर बराबर पहाड़ का इतिहास क्या है और क्यों बराबर पहाड़ में पूरे वर्ष यहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा राजनंदन यादव है। राजनंदन यादव। ये बताइए कि बराबर पहाड़ जो है उसका इतिहास क्या है? इतिहास है सावन में मेला लगता है, और बाकी इन्हें तो लॉकडाउन से बंद है। लॉकडाउन से बंद है। और ये बताइए कि यहाँ सावन के मेला में मतलब यहाँ मुख्यतः जो है मंदिर है शंकर भगवान का, और इसीलिए लोग यहाँ सावन के महीने में अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ और ग्रामीणों से मैं बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा हुआ नंदू पासवान। नंदू पासवान। ये बताइए कि आखिर सुदामा जो गुफा है उसका इतिहास क्या है? उसका है जो यहाँ अशोक सम्राट ने 4 गुफा काटे हैं। दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है जो अशोक सम्राट अपना शासन काल में आजीवक के लिए बनाया था। ये 252 BC है। ये बाहर से देखिए तो पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। ये गुफाएं देखने के जो अशोक समय के पौली से जो अशोक ग्रेनाइट है, पूरे पौली से जो आपको चेहरा झलकता है। यहाँ देखने के लिए मेन गुफाएं आते हैं। समझो जो पूरे भीतर में आपको एयर कंडीशन है, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी है, जितनी ठंडी करेंगे वो। वर्ल्ड का पहला गुफा मैन मेड है। यहाँ देखने के लिए मेन पौलिस आते हैं अशोक सम्राट का। और यहाँ मंदिर है आपको शिवा टेम्पल, पूरे काला स्टोन में है। वहाँ देखने के लिए पूजा करने के नवनाथ में बाबा सिद्धनाथ ही हैं। यहाँ देखने के लिए मेन मंदिर ऊपर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ जितने श्रद्धालु भक्त हैं जो मन तन से जाते हैं, चाहे सावन रहे, चाहे भादो रहे, चाहे कोई दिन रहे, पूजा करने में कमी नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ बताइए कितने गुफाएं हैं यहाँ? यहाँ अशोक सम्राट के 4 गुफा हैं। 4 गुफाएं। उनका नाम क्या क्या है? पहला गुफा है जिसको आपको सुदामा कहते हैं, उसका नाम है निरोधा केव्स। जो उसका जो लोमस सी गुफा है जो 241 है। ये आपको कर्ण चौपाल नहीं नाम है, इसको सुप्पी अच्छा नाम है। ये 245 BC है। इधर बाहर से देखिए तो लगता है भेल मछली है, और उधर दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। यहाँ देखने के लिए मैंने और जो लोमस ये विश्व झोपड़ी है जो यहाँ से 10 मिनट के रास्ता है, उसका नाम है विश्वामित्र गुफा। जैसा कि कुछ जानकारी मिलता है कि यहाँ अशोक के पुत्र का भी कुछ यहाँ इतिहास जुड़ा। के पुत्र नहीं, यहाँ से अशोक के पुत्र का 2 किलोमीटर है जो नागार्जुन नाम का कोई बहुत बड़ा राइटर था। वो नागार्जुन बेपाई या बेथाप का। वहाँ देखने के लिए मेन गुफाएं जाते हैं जो अभी पौलिस मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि यहाँ मेला जो आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष सावन के मौसम में, तो आखिर ये मेला कितने दिनों का चलता है? मेला 1 महीना के लिए चलते हैं। 1 महीने का लिए चलता है।
और यहाँ लोग तो पर्यटक लोग जो है काफी दूर दूर से आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग पर्यटक आते हैं? कहाँ कहाँ से कब बतावें, बहुत इन्हें आपको बिहार शरीफ हो गया, इन्हें पटना हो गया, नवादा हो गया, हिलसा हो गया, कंगरसराय हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। हाँ, बनारस हो गया, ये सब। जैसे कि अभी एक मैं देखा कि कुछ टूरिस्टर जो है वो दूसरे देश से भी आए हुए थे, जापान वगैरह से भी, तो वो लोग भी यहाँ आते हैं घूमने, गुफा देखने के लिए आते गुफा हैं। देखने के लिए आते हैं। गुफा इसलिए कि अभी कल खुलेगा, 3 रोज के लिए बंद है जी। 31 तारीख से 2 तारीख तक बंद है। कल गुफा खुलेंगे। यहाँ कुछ पर्यटक आए हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं? अभी तो हम नियरेस्ट मखदूमपुर से आए हैं। मखदूमपुर से आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे या घूमने के लिए आए थे? नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। कल 1 जनवरी था, 2 जनवरी को लड़कन को प्रोग्राम था कि आज घुमाएंगे, तो वही लेके सबको आए घुमाने के लिए, और मेरा फैमिली है बीच में। तो यहाँ मतलब कैसा आपको माहौल दिखा? बहुत अच्छा माहौल है, पर यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये हमारा नज़दीकी एक हिस्टोरिकल पैलेस है, इसको और बेहतर बनाना चाहिए। जिस कहीं कहीं पे दिखता है कि जैसे सुनसान है, उसको बहुत खूबसूरती करने का ज़रूरत है। यहाँ पे काम करना भी बाकी है। यानी सरकार से आप क्या चाहते हैं, इसको पर्यटक स्थल के रूप में और कितना इसका सौंदर्यीकरण हम किया जाए? चाहते हैं कि ये बिहार का एक धरोहर में सबसे बेस्ट धरोहर हो, सबसे अच्छा टूरिस्ट पैलेस हो। यहाँ पे फूल बागान पैलेस, और यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, पार्क वगैरह हो, घूमने का जगह हो, लड़कन का एंजॉय का जगह हो। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आखिर ये जो पहाड़ है, इसकी सीढ़ियों के बारे में आप बता सकते हैं, कितनी सीढ़ी है इसका? यहाँ सीढ़ी है 365। 365 सीढ़ी। नीचे से काफ़ी है, नीचे से कितना? 617 है। नीचे हाँ, से 617 और यहाँ पे से 315 के करीब है। हाँ 365 के करीब। 365 के करीब। ये बताइए कि यहाँ पे सीढ़ियों का कुछ लोग कहते हैं कि बराबर पहाड़ का मतलब है, क्योंकि यहाँ सीढ़ी जो है पूरी तरह से सब बराबर है और पहाड़े भी बराबर है, इसीलिए इसका नाम बराबर पहाड़ पड़ा, या कुछ और reason इसका नाम है बानावर पर्वत। है? बानावर। हाँ बानावर, चूँकि बानासुर नाम के राक्षस यहाँ रहते थे, वही है जो कि शिवलिंग का स्थापना किया है और वही पूजा करता था, इसीलिए इसको बानावर पहाड़ नाम धरा गया। बराबर तो लोग ऐसे ही मतलब कह देते हैं देहाती भाषा में, लेकिन शुद्ध इसका नाम है बानावर पहाड़। और ये बानासुर जो थे वो कहाँ के थे? बेला सोनपुर के थे शायद। बेला सोनपुर के रहने वाले थे, तो उन्हीं के नाम पे ये पहाड़ का नाम बानावर पहाड़ पड़ा। चलिए, बहुत बहुत। और यहाँ मैं कुछ आगे आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये 617 जो सीढ़ियां हैं, कैसे लोग इस 17 सीढ़ी को पार करके वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ चढ़ने के कड़ी के दौरान में कुछ यहाँ पर्यटक भी आए हुए हैं जो बानावर पहाड़ पे घूमने के लिए आए थे। आखिर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। ये बानावर पहाड़ में आप लोग आए हुए हैं अपने पूरे फैमिली के साथ, कुछ खास प्रयोजन है यहाँ? अरे हम लोग खाली बस घूमने के लिए आए थे, बहुत नाम सुना है इसका, तो इसी वजह से थोड़ा देखा कि देख लेते हैं क्या है। अच्छा, आप लोग आए हुए हैं कहाँ से? मखदूमपुर से। आप आखिर आप लोग जब यहाँ आए अपने फैमिली लोग के साथ, तो आप लोगों ने यहाँ क्या कमियाँ देखी और क्या आप लोग चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कर सके? हाँ, यहाँ एक कमी किया, एक देखा कि औरतें लोग चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गया, इसलिए यहाँ लिफ्ट लगाया जाए। लिफ्ट लगाया। हाँ। और अगर बात की जाए इसके सौंदर्यीकरण के लिए, तो सरकार को कैसी पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल अगर घोषित किया गया है तो इसके लिए और किस तरीके का कायाकल्प किया जाए सरकार के द्वारा? नहीं और सब तो ठीक है, समझे ना, लेकिन वही थोड़ा सा चढ़ने के एतबार से लोग बहुत थक जाते हैं, तो इस एतबार से थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा तो लोगों को आसानी हो जाएगा। क्या यहाँ किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए? नहीं, सुरक्षा प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध हाँ, है? पानी की सुविधा होना चाहिए जगह जगह पे, थोड़ा सा नल वगैरह हो कि भाई आपने प्यास लगे तो पानी अपना पी लिया नल खोल के, इस तरीके से। क्या आप लोग ऊपर पहाड़ तक पहुँचे थे क्या? हाँ, ऊपर तक हम लोग गए थे। तो मंदिर खुला हुआ है? मंदिर तो हम लोग नहीं देख सकते, खुला हुआ था ना। हाँ, खुला हुआ था। हाँ। तो आप लोग मतलब यहाँ घूमने के लिए आए थे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा ये जगह? ये लोग मखदूमपुर से आए हुए हैं और ये पूरे फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए आए थे और इनका कहना है कि काफ़ी रोचक, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूमने के बाद। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट बानावर फ्रॉम ए जापानी विजिटर। व्हाट्स योर नेम? खावा। Khava. What you feel when you came here?
Yes, I would like to come. Yeah, would like to come here this place. Yeah, after India. Yeah, before India, before coming to India. So today, yeah, I come here and I feel very impressed. Yes. Your guider Rakesh Prasad, how guide you? See, his knowledge is very very deep. Yeah, and his explanation is very well to me. Yeah. बानावर पहाड़ के इतिहासों के बारे में जानने के लिए मैं आज आया हूं अभी गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंट किए हुए गाइडर राकेश प्रसाद के पास, और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बानावर पहाड़ का इतिहास क्या है। लोग लाखों संख्या में प्रति वर्ष यहाँ आते हैं, घूमते हैं और यहाँ से जाते हैं, और इसके इतिहास जो है काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ भी है। आखिर इसका इतिहास क्या है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। हाँ, खास करके यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए तो ये बड़ावर की जो खास करके जो यहाँ पर है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारा है, तो बड़ावर की गुफाएं जो बहुत फेमस है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भले इसके यूनेस्को नहीं लिया है, लेकिन जाना चाहिए इसे, क्योंकि ये जो गुफा खास करके दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इससे पहले गुफा कहीं बना नहीं। ऐसा टेंपल भी है, हमारा टेंपल भी है, लेकिन टेंपल जो है आपका 7th सेंचुरी AD का है। जो गर्भगृह आपका ओरिजिनल है और जो मंदिर का स्ट्रक्चर से सब डिस्ट्रॉय हो गया है। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, जब यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट आते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा साइट है हमारा बड़ावर, यहाँ पर सारे सबसे ज़्यादा रिसर्चर ही आते हैं, जिसमें आर्कोलॉजिस्ट आ गए, एलियन रिसर्चर आ गए, बहुत सारे जो है रिसर्चर आते हैं, प्रोफेसर लोग आते हैं, BHU है, DU का हो, JNU का हो, सारे रिसर्चर आते हैं यहाँ पर। खासकर क्योंकि ये गुफाएँ सबसे अलग हटके हैं, जो कहीं पे आमतौर पर सबसे अलग है, भिन्नता बनती है इसमें। और इसका जो क्वेश्चन वगैरह है जो EPSC में BPSC में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा ये एक्सैक्ट होता है। देखिए गुफाएं, खास करके गुफाएं जो है, अभी हम गुफा पर चलेंगे। गुफाएं जो है खास करके जो आप देख रहे हैं, जो गुफा है 252 BC का, ये अशोक सम्राट का बनाया हुआ गुफा है, जो उसमें मेंशन भी किया हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। ऐसे भी जी आप देखेंगे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट अशोकन ब्राह्मी होता है, लैंग्वेज प्राकृत पाली। हमने इसका अध्ययन किया कि क्या लिखे हुए स्क्रिप्ट में। 3 ही होते थे ना, स्तंभ लेख, शिला लेख और गुहा लेख। यहाँ पर गुहा लेख है आपका। तो ये खास करके जो गुफा है, जो आजीवक संप्रदाय के लिए है, आजीविका आजीवक संप्रदाय बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे UPSC का है, तो लेकिन भाई आप संप्रदाय क्यों बोलते हैं? हमने सर संप्रदाय हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि संप्रदाय ऐसा हुआ है जैसे धम्मपद है। मैंने धम्मपद में पढ़ा, तो बुद्ध को भी सताया वो 6th सेंचुरी BC में, तो एक्सैक्ट है, संप्रदाय ही है वो। तो खास करके जो है इनका जो मैन फाउंडर है, आजीवा का जो मैन फाउंडर है मखली घोषाल। मखली घोषाल तो 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC महावीर का ही एक पार्ट है ये। महावीर और मखली घोषाल, लगता है कि महावीर और मखली घोषाल दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। देखिए कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड होता है, एक्सैक्ट बनता है। महावीर और मखली घोषाल अच्छे फ्रेंड हैं। KP जयसवाल सर भी एक दिन बता रहे थे, सुष्मिता बासु मजूमदार आर्कोलॉजिस्ट, मंजूर सर हो गए जिससे हमने पढ़ा गई, मैंने आर्कोलॉजिस्ट। तो उनका कहना है कि मखली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों को एक साथ उठना बैठना होता था, एक साथ मेडिटेशन करना होता, लेकिन होता क्या था कि महावीर को कुछ ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। कहीं गए तो पहले उन्हीं का मान सम्मान मिला, थोड़ा सा इनको कम मिला। एग्रेसिव हो गए, अंदर सोचने लगे कि अब इनके साथ रहना भी हमें नहीं है, कि सबसे ज़्यादा मान सम्मान इनको मिलता, हमें थोड़ा कम था। एग्रेसिव हो गए। अब इन्होंने क्या कहा कि महावीर से बोले कि आप ये अंदर सोच ले कि हम एक अलग टीम बना लेते हैं, एक अलग पार्टी बना लेते हैं, मान लीजिए जाए, क्योंकि एक सेक्ट साधु का अलग रहेगा, एक पार्टी ना हो गई वो। तो उन्होंने क्या किया कि चलो भाई, महावीर से उन्होंने कहा कि हमारे पास योजना का चाहिए, योजना कर दिए कि हमको क्या करना है। उन्होंने कहा महावीर जी से बोला कि हमारे पास जितने भी शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दिया जाए। तो महावीर हार्ड मेडिटेशन में कैसा होना चाहिए, तो एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, विदाउट क्लॉथ। महावीर को बोले मखली घोषाल। मखली घोषाल का जन्म राजगृह में एक गौशाला में होता है, इसलिए मखली घोषाल ये बंगाली का टाइटल नहीं है ना। मखली घोषाल राजीव का मैन फाउंडर है वो। तो इन्होंने ऐसा योजना रखा, क्यों ना हम महावीर से अलग हो जाए, अलग एक टीम बना लें और अलग होकर ही अपना चलाएं। तो इन्होंने क्या किया कि महावीर से बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जितने हमारे शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दिए, कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी के मौसम में, ज़मीन पर फायर कर दिया है।
विजयसवाल सर भी बोल रहे हैं ज़मीन में फायर कर दिया है और इस पर वॉकिंग करने बोलते हैं, चलना है इस पर, मैंने हार्ड मेडिटेशन। तो ऐसा कौन करेगा भाई? महावीर बोले कि ऐसा हमारे पास कोई शिष्य नहीं कर पाएगा, तो सब क्या करते हैं कि सबको बोले कि नहीं ऐसा ही करवाना है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि दोनों में हाथापाई हो गई है, क्योंकि इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में हाथापाई हो गया, टूट कर अलग हो गए, तो एक्सैक्ट हो गया आजीविका। संस्कृता बासु मजुमदार कहती है कि 7,000 आजीवक पूरे फैले थे, 6 सेंचुरी आजीवक, हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो पूरा फैल गए थे, पूरे भारत में फैल गए थे। लेकिन वही उनका काम क्या था? नियतिवादी, समझ रहे? नियतिवादी डिटर्मिनिज्म, नियतिवादी, प्रकृति पर निर्भर करने वाले, जो हो रहा, जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला है वही होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ऐसा कौन करेगा? आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि 1000 ईयर, 6 सेंचुरी BC से लेकर 4 सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे। उसके बाद धीरे धीरे घटता चला गया, क्योंकि नियतिवादी हार्ड मेडिटेशन कौन करेगा? मान लीजिए मेरा एक अंगुली कट गया है, चलो भाई अपने ठीक होगा, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आजीवक संप्रदाय जो है एकदम नेचर पर डिपेंड करना लगा एकदम, वो इसी वजह से धीरे धीरे घटता चला गया। तो अब देखिए क्या कहता है जापानी आर्कोलॉजिस्ट, जब ये आप मिले यहीं से आए थे, जापानी आर्कोलॉजिस्ट करना है, जब उनके साथ में थे, जब आर्कोलॉजिस्ट आए तो बोले कि जो आपने गुफा को देखा, गुफा देख लिया, हाँ, जिसमें डिस्ट्रॉय किया हुआ कहीं पे देखे होंगे कि थोड़ा सा तोड़ा हुआ है। हाँ थोड़ा हुआ एक जगह मैंने तो उसमें लिखा हुआ जो तोड़ा हुआ है ना, वो आजीवक लिखा हुआ है। उसको महायान मॉन्क ने डिस्ट्रॉय किया था, जापानी आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, हमारा नहीं। डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो नियतिवादी हार्ड मेडिटेशन बुद्ध को भी सताया, और महावीर को से अलग हो ही गए है वो। अब सवाल उठता है कि नियतिवादी हार्ड मेडिटेशन के कारण धीरे धीरे घटता चला गया है, तो गुप्ता पीरियड, द गोल्डन पीरियड, सारे आजीवक समाप्त हो जाते हैं। तब यहाँ बाहर आवर में बौद्ध लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 3rd सेंचुरी BC में अशोक सम्राट ने गुफा का क्यों दान में दिया? क्योंकि अशोक का नाम है, मेंशन है उसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है, मैंने उसका अध्ययन किया है। अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा चलेंगे हम 261 BC कलिंग युद्ध जाएंगे। अब कलिंग युद्ध नहीं जाएंगे तो फिर ये तो धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बुद्धिज्म में जाएंगे नहीं, तो फिर ये गुफा का दान कैसे होगा? तो 261 BC में जब कलिंग युद्ध होता है, उस समय उनका शासन का 9th रीजनल ईयर, 9वीं वर्षगांठ था। 3 लाख लोग एकदम लगभग डैमेज हो चुका था, मर जाते। ये पाटलीग्राम में बैठकर चिंतन मंथन कर रहे थे। पाटलीग्राम जो है BHU के प्रोफेसर का कहना है, जो आप देख रहे हैं गोल घर है, गांधी मैदान है, वो आंवला विहार के नाम से जाना जाता था बिफोर क्राइस्ट में। वहाँ पर आंवले के बहुत बड़े पेड़ थे, हजारों को बगीचा था वो और बैठ कर एक बैठका थी इनका, जिस पर वो बैठ कर चिंतन मंथन कर रहे थे कि हमने अभी तक कलिंग युद्ध जीता नहीं है। सोच रहे थे, उसी समय एक मैसेज आता है कलिंग से, मैसेंजर आता है, आके बोलता है कि ऐसा है कि हमने कलिंग युद्ध जीत लिया है। वहाँ का अनंत राजन जो है मारे जाते हैं, जो किंग थे। लेकिन वहाँ का जो मेन डोर है जो खुल नहीं पा रही है। ये आते हैं, अशोक सम्राट को मिलता है सूचना, जाते हैं, गेट को तोड़वाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ का भी एक महारानी का नाम पद्मावती थी। एक 12th सेंचुरी AD वाला विवादित फिल्म जो बना है उस पर, है ना। वो एक पद्मावती उनकी पत्नी थी अशोक की भी। वहाँ पर देखते हैं वेपन लिए सब खड़े होकर एकदम तैयार हैं। तो बोले अरे भाई हम युद्ध कैसे करेंगे हम? देखिए हम ये अशोक फिल्म शाहरुख खान पे नहीं जा रहे हैं, ऑथेंटिक पे जा रहे हैं। फिल्म का नाम लीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिल्म पर हम नहीं चलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो तोड़वाते हैं देखते हैं कि अरे महारानी सब जितनी भी है फोर्स, महिलाओं का फोर्स वेपन लिए हुए सब खड़े हैं। ये देख के चौंक जाते हैं कि अरे हम इस पर युद्ध कैसे करेंगे भाई, महिलाओं पर वार नहीं करेंगे हम। सीधा क्या करते हैं, अपने जो है खड़क जो है तलवार है नीचे रख देते हैं। बोले चाहे तो आप मुझे हत्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं उठा सकते हैं अस्त्र। वही बोलते हैं कि हम निहत्थे पर, पहले का ऐसा होता था कि कोई निहत्थे पर वार नहीं कर रहा वहाँ। उन्होंने क्या किया कि वो छोड़ दिया उसको, हत्या नहीं। लेकिन अशोक सम्राट इतने बड़े हैं, जैसे कि हम श्रीलंकन किताब में पढ़ते हैं कि गांधार है, इराक है, ईरान है, ये सब सारे इनका शासन का है। ये निगरोधा, देखिए निगरोधा है। निगरोधा है कौन? निगरोधा सुसीम का बेटा है। सुसीम, हाँ, राजा सुसीम। सुसीम का बेटा का नाम है निगरोधा। गलत सलत किताबों में अशोक सम्राट 100 भाई है। हमने अभी तक कोई गलत सलत किताब में 100 भाई देखा नहीं है। मेरे पास BHU से मैंने एक बुक मंगाया था प्रोफेसर द्वारा, हमने देखा कि 3 ही भाई उसमें है,
लेकिन 100 भाई ऐसा मेंशन किया हो रहा था। तो कहाँ है, हमें तो पता नहीं उसने चलता अपने है। 99 भाई की हत्या की, उसके कहाँ बाद डाला? गद्दी पर बैठा। अब ये देखिए, प्रश्न मेरे पास ये भी है कि उनकी अशोक सम्राट का जो बिंदुसार, उनका फादर बिंदुसार थे, बिंदुसार, हाँ। उनका 3 ही वाइफ थी ना। हाँ, उनके 3 भाई। तो 100 भाई को बंटवारा करके हमको दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, हो जाएगा आप लोग से? नहीं, नहीं ये हो। तो जैसे हम लोग भी किताब से ये जानकारी अरे प्राप्त भाई, किए हमारा हैं। जैसा किताब लिखेगा तो यही ना होगा। हमारे जैसा लोग किताब लिखेंगे, बिना आए हुए घर बैठे किताब लिखे हैं बहुत सारे लोग। घर में बैठ के किताब लिखते हैं। मैक्स मुलर भी शायद लिखा है। हाँ, मैक्स मुलर भी वही। कहाँ लिखा है? घर में बैठ के ना। भरता है वो, कलकत्ता में बनाया था। तो होता क्या है, देखिए 3 ही भाई है मेरे पास, इसका वंशावली है मेरे पास है, ऑथेंटिक में मैंने मंगाया था BHU से। तो अशोक है, आपका ये सुसीम, अशोक, बैंटक शोका, 3 भाई। 3 भाई। एक बाल अवस्था में मर गया। जनरेशन मेरे पास इसका वंशावली बनाया, हम आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास वंशावली बना के रखे हैं हम। तो क्या करते हैं कि अशोक का जो बड़े भाई थे सुसीम, उसका बेटा का नाम था निग्रोधा, जो समनेर मॉन्क था। वो समनेर मॉन्क समझ रहे हैं? नहीं, इसके बारे में थोड़ा समनेर मॉन्क, समनेर जो 12 वर्ष के जो नीचे आता है उसे समनेर कहा जाता है, पाली वर्ड है ये ना। तो वो मॉन्क धारण कर लेता है और किसी के साथ उनको रहना नहीं होता। कहने का मतलब जो मॉन्क कर लिए ना, उनको इसी में जीवन व्यतीत करना है ना, राजपाट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, भिक्षुक हो गए वो। तो वो पर वही निग्रोधा थे। तो उस समय निग्रोधा गुजर रहे थे, पटनी तरफ से गुजर रहे थे, पाटली ग्राम से। तो अशोक का नज़र पड़ता है बैठका से, तो अपने सैनिक को भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ निग्रोधा का मान सामान से लेके आओ। निग्रोधा का मान सामान से लेके आता है और उनको बैठा कर उनसे 10 क्वेश्चन करते हैं। निग्रोधा से। हाँ, पंचशील के बारे में, बुद्ध के बारे जितने भी हैं उनके धम पे बात करते हैं। लेकिन एक बच्चा होने के कारण, एक समनेर मॉन्क होने के कारण 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन उन्होंने संकेत करता है उक्त गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को, जो अशोक सम्राट का पहला गुरु है। उनसे जब 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, तो धौलागिरी पर्वत पर जहाँ पर अपना सैनिक उतारे थे, वहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं कि धम को एक्सेप्ट करते हैं। आज का डेट में जाएंगे तो शांति स्तूप बनी हुई है कलिंग में, है ना, वहाँ पर धौलागिरी पर्वत पे, वहाँ पर जाकर इन्होंने धम को एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज्म में चले जाते हैं और सीधे महाबोधि ट्री चले जाते हैं। महाबोधि ट्री, हम टेम्पल का नाम नहीं ले रहे हैं महाबोधि ट्री चले आते हैं। महाबोधि ट्री आते हैं, वहाँ पर बैठे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे रहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इन्होंने देखते हैं कि भाई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन बहुत सारे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में मेंशन होता है कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो किसी ने बताया बौद्ध लोगों ने कि उन्होंने 84,000 प्रवचन दिए थे। तो उन्होंने 84,000 स्तूपा, पिलर, एकदम गंधार उधार बनाना शुरू कर दिए। उधर सारे चले गए सब। जब बनाना शुरू कर दिए, बौद्ध में लीन हो गए इतने बड़े शासक होकर, तो इनका पिता को बिंदुसार और माता सुरदांगी को चिंतित होना शुरू हो गया कि भाई इतने बड़े शासक होकर धम को एक्सेप्ट कर लिया, तो शासन तो मेरा चल नहीं पाएगा, बाकी में नहीं चल पाया। तो इन्होंने क्या किए कि सीधे वहाँ से आते हैं, महाबोधि ट्री आते हैं, पाटलीग्राम से महाबोधि ट्री आते हैं। महाबोधि ट्री आकर वहाँ पर बैठते हैं और अशोक को सूचना देते हैं कि आए हुए हैं वहाँ पे। वहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं कि आप जब धम्म में को एक्सेप्ट कर लिए हैं, बुद्धिज्म में चले गए हैं, तो हम ही तो किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए कुछ बनवा के दीजिए। तो बोले ठीक है, आप आज्ञा दीजिए, आपके लिए भी बनवा के देते हैं। तो इनका जो पिता थे बिंदुसार और माता सुरदांगी, जो आजीवक का फॉलोअर थे, तब ये गुफा का निर्माण होता है। तो आजीवक के लिए तब यहाँ पर अशोक सम्राट ने 4 गुफा का निर्माण करते हैं आजीवक के लिए, जिसमें पहला गुफा का नाम आपका रखा, जो आपने देखे होंगे अभी, कि सुदामा। सुदामा गुफा। कितना नया नाम है। इससे पहले उसका नाम है निग्रोधा, जो लिखा हुआ है उसको कौन मिटाएगा। हाँ, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। देखिए क्या लिखे हुए इसमें, हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखे हुए है लेजिना पिएदसिना, हम प्राकृत बोल रहे हैं। लेजिना पिएदसिना डूभा डसना भिनासी सितम यम खुबा निग्रोधा दिन्ना अजीविका ही। इसका हिंदी देखिए क्या है। अशोक सम्राट के, राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में, वार्षिक उपलक्ष्य में, निग्रोधा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है।
आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 252 BC। ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। विकिपीडिया छोड़ दीजिएगा, आर्कोलॉजिस्ट से मिला जुला नहीं है, हम ही एडिट करके लिख देंगे। तो ऑथेंटिक पर जाइए, तो ये दुनिया का पहला मानव है जो मोनोलिथिक है। जो 252 बीसी में। हाँ, 252 BC। तो 2350 वर्ष में टेक्नोलॉजी देखिए सर, क्या टेक्नोलॉजी है। क्योंकि रॉक कट कैव है, ये मॉरियन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश, सिर्फ चीजल एंड हैमर। अब देखेंगे तो आपका लुक लाइक द ग्लासेस है, एक मिरर की जैसे आप उसमें रिफ्लेक्शन करेगा, इको होगा। उसमें मूवी भी बनी है एक, जो 3 आपका ऑस्कर पुरस्कार विजेता, इस पर मूवी बनी है। इस पर मूवी बनी है। द वर्ल्ड फेमस नॉवेल है आपका, E.M. फॉस्टर लिखे थे, ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर, 1912 में लिखे थे वो, और 1924 का आसपास में पब्लिश हुआ था। तो वर्ल्ड फेमस नॉवेल रहा, और उस नॉवेल को बहुत सारे जो है इंटरनेशनल जितने भी टूरिस्ट हमारे वही पढ़ते हैं वो, क्योंकि वर्ल्ड फेमस रहा है वो। तो डेविड लिन जो डायरेक्टर है इंग्लैंड का, उन्होंने क्या किया, उस पर एक मूवी बना डाली। मूवी बनाया तो नाम तो वही है ना, ये पैसेज टू इंडिया, भारत आने का रास्ता, ठीक है ना। तो उसका सारे जो है एक्टर्स हैं सब इंग्लैंड का है, डॉक्टर साहब है, लेकिन एक एक्टर जो है हमारा इंडिया का है, उनका नाम है विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी जो हैं डॉक्टर अजीज़ का रोल में है। तो इस फिल्म में तो उस फिल्म में इतना जो है पूरा वर्ल्ड में फेमस हुआ कि वीकेंड में $84 लाख कमाया था। वीकेंड में $84 लाख जी कमाया था वो, और 3 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हुआ वो। तो उस मूवी बना, इसलिए बहुत सारे फॉरेन जो है हमसे पूछते हैं कि हिस्ट्री बाद में, पहले ये बताइए कि यहाँ शूटिंग हुई थी। तो शूटिंग यहाँ 1-2 बार हुई है, बाकी बंगलौर में सेट बना था इसका। ये कहानी सब यहीं का है। E.M. फॉस्टर आए थे यहाँ पे, इसलिए वर्ल्ड फेमस हो गया। लेकिन ये जो गुफाएं खासकर जो हमने बताया, ये आजीवक संप्रदाय को ही दान में दी गई थी। तो आपको आजीवक संप्रदाय को दान में देने का आपको 4 गुफाएं दी हैं जो अपना रीजनल ईयर में, जो हमने बताया कि 252 BC ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। उसके बाद आजीवक को, तो इसका गुफा का नाम था निग्रोधा। अब निग्रोधा को उन्होंने क्या किया, अब आर्कोलॉजिस्ट को ही बोलेंगे, आर्कोलॉजिस्ट में बोलेंगे हम कि उन्होंने इसका नाम सुदामा रखा। अब क्यों रखा ये मुझे पता नहीं है। सुदामा है, कर्ण चौपार है, लोमस ऋषि है, विश्व झोपड़ी है, सारे के सारे आजीवक के लिए है, जिसमें सुपियक्षा लिखा हुआ है। एक गुफा को जिसको कर्ण चौपार बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है सुपियक्षा दिन्ना जीविका ही। इसको कहाँ मिटाएंगे आप। सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दिए थे, उसमें भी लिखी हुई है, देखिए क्या है, लेजिना पियदसिना इकनवी, यानी 19वीं वर्षगांठ का मेंशन कर रहा है। इकनवी सत्व सत्यना जलूठा गमीठा तभी यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना जीविका ही, ये लिखी हुई है कर्ण चौपार पे। इसका मतलब हो जाता है कि अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में, वर्ष का उपलक्ष्य में, ये सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान मिल जाती है। तो आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 245 BC ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक आ गया। तो सारे गुफाएं इन्होंने आजीवक संप्रदाय ही को इन्हें दान में दिया, 4 गुफा अशोक सम्राट ने। लेकिन आजीवक 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे। हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नियतिवादी के सारे गुप्ता पीरियड एंड गोल्डन पीरियड सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, एक भी नहीं बचता है, खत्म हो गए। तो जापानी आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि महायान मोंग का है, उनका कहना अपना ओपिनियन है। आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं तो हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं ना, ऑथेंटिक, क्योंकि उसमें सब रिसर्च किया होता है, बहुत सारी चीज़ में कार्बन डाइटिंग होता है, और सब में कार्बन डाइटिंग नहीं, मौखिक चल रहा है, ऐसे हो रहा तो वैसे हो रहा था, ऐसे उस पर नहीं चलते हैं, है ना, जो आपको प्रूफ करता है। तो ये सारे गुप्ता पीरियड में सारे के सारे आजीवक समाप्त रहते हैं, तो महायान मोंग के यहाँ आते हैं। तो जितनी गुफा देखेंगे सब में आजीवक को ही डिस्ट्रॉय किया हुआ है, लेकिन एक गुफा में नहीं मिलता है, वो है गोपी खुबा। देखिए 4 गुफा तो अशोक बनाया, 3 गुफा उनका पोता बनाया है, राजा दशरथ। तो रामायण वाला दशरथ नहीं है, अशोका ग्रैंडसन किंग दशरथ। मैडविल 214 BC को उन्होंने बनाकर 2 गुफा आजीवक को दिए थे, जिसका नाम है वेदांतिका और बापी, और एक गुफा है जिसका नाम नागार्जुन हिल पर है, उसका नाम है गोपी खुबा, वो बौद्धिस्ट के लिए है। 214 BC में उन्होंने दान में दिया था। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे अशोक सम्राट का आगे लिखा होता है देवो नमः प्रियदर्शी। देवो नमः के लोग बहुत सारे अर्थ लगाते हैं, एकदम भगवान का प्रिय हैं, ऐसे है वैसे है, बहुत सारे लिखते हैं ऐसे।
इससे पहले कोई नहीं लिखता है, लेकिन दशरथ भी लिखते हैं, देवो नमः दशरथ जो मेंशन है उसमें। ये होता क्या है, ये देवो नमः दशरथ जो मॉन्क्स, जो ये लोग जो राजा थे, जो मॉन्क्स को बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान देते थे, अशोक देते थे, तो जितने मॉन्क का जो प्रिय होने का कारण ही देवो नमः दशरथ देवो नमः प्रियदर्शिनी, तो इस तरह का दिया जाता था। तो सारे के सारे समाप्त हो गए, ख़त्म हो गया। अब बहुत लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फॉर्चुनेटली हुआ तो आज से सारे के लोग सारे हैं, आना जाना शुरू हो गया है। आजीवक तो अब एक भी आदमी नहीं मिलेगा, नियतिवादी नंगा बदन वाले कोई नहीं रहेगा। अब देखिए आजीवक संप्रदाय का देखिए बौद्ध को कैसे सताया है, इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला, आजीवक लोग का अपना ग्रंथ नहीं मिला। अब इसे एल बॉसम सर लिखे हैं, एल बॉसम धम्मपद में है, मेरे पास है किताब, धम्मपद में हम पढ़ के देख रहे हैं, त्रिरत्न वगैरह सारे ये सब चीज़ में है, उनका मेंशन रहा है। विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथों में मेंशन, हम बोलते हैं कि आप हमके सताए तो हम लिखेंगे, तो विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथों में इनका मेंशन होता है। धम्मपद में क्या लिखा है, मेरे पास है, धम्मपद भूले नंबर 1 में है कि आजीवक जो है, अब देखिए हम जाते हैं लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम उधर, सारावस्ती चेतवन मोनेस्ट्री था 6th सेंचुरी BC। सिद्धार्थ वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रवचन दें। तो वहाँ उस समय गांव जैसे आजकल गांव है, ऐसा गांव नहीं हुआ करता था, एक घर वहाँ एक घर वहाँ, कबीला टाइप मान सकते हैं आप, कबीला टाइप का था उस तरह का। मेडिटेशन करते थे, चैंटिंग, तो कुछ महिलाएं लोग उठ के जाती थी, आज के डेट में महिलाएं लोग जाती है ना, एक साथ गाँव में उठ के चले, अरे फलना चीज़ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उस समय भी महिलाएँ जाया करती थी। तो एक महिला जाके प्रवचन सुने और सुन के अपने पड़ोसन को बताए। एक ऐसा ऋषि आए हैं जिसका वाणियों से पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाती है, एकदम मुग्ध हो जाते हैं, शरीर से उनका रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि इस तरह का ऊर्जा निकलता है, और पता नहीं उनको वाणियों में खींचे चले आते हैं जो सुबह हो जाती है। प्रवचन में इतना लीन हो जाने के कारण बार बार इस बात को बताने से उनको भी मन किया कि क्यों न हम ही सुने। तो जो महिला को बार बार पड़ोसन को बता रहे थे, उसी के घर में एक आजीवक बैठा करता था हमेशा, जिसके वो यंग था वो, तो यंग होने के कारण वो अपने पुत्र के समान मानते थे महिला उसे। नंग धड़ंग का मेंशन है, वो नंगे ही बैठा करता था, आजीवक नंगा ही रहता है। अब इसको ही नहीं बोलेंगे कि वो दिगंबर है, क्योंकि सिद्धार्थ को मरने के बाद ही महावीर को मरने के बाद भी 2 पार्ट में बटा है, दिगंबर है ना, उससे पहले की बात कर रहे हैं ना, जब वो हैं, क्योंकि समकालीन है ना, बुद्ध समकालीन है, आजीवक जो है मैन फाउंडर सब समकालीन है। तो इन्होंने क्या किया कि जब बार बार पड़ोसन को बताया, तो इसका मन किया कि क्यों ना हम ही जाकर सुने प्रवचन। तो ये बात जब अपने मन में रखा, तो देखता है कि उसी के घर में जो बैठा करता था वो मना कर दिया कि आप उनका प्रवचन सुनने नहीं जा सकते हैं, रोक दिया। जब रोक दिया तो भाई बस का बात मान गया, लेकिन ये बार बार जो कहा कि प्रवचन सुनाए ना, इसको मन में हो रहा था कि हम सुनना ही चाहते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि अपना पुत्र को भेजता है कि जाओ, जो ऋषि आए उसे खाने का निमंत्रण दे दो। खाने के निमंत्रण तो हम देख ही लेंगे। दूसरे दिन अपना बेटा को भेजता है, उसका बेटा भी था, उसको भेजता कि जाओ वो ऋषि को खाने का निमंत्रण दे के आओ। जो खाने के निमंत्रण जब देने जाता है, तो आजीवक है ना, वो जंगलों में, जो चेतवन का जंगलों था बड़ा था, वहाँ टहल रहा था। वो जब टहल रहा था तो देखा करे यही रास्ता में जा रहा है जहाँ पर सिद्धार्थ जो है करता है अपना मेडिटेशन चैंटिंग वगैरह जो करते हैं प्रवचन। वो क्या करता है कि रास्ते में बोलता कहाँ जा रहे हो, तो आज के जैसा झूठ तो बोला नहीं जाता है कि कहाँ, बोले कि जो ऋषि आए उनके खाने का निमंत्रण देने जा रहे हैं। बोले कि ठीक है खाने का निमंत्रण दे दो, लेकिन आने का रास्ता नहीं बताना। द्वेष भावना हो गया ना, तो खाने का निमंत्रण दे देता है, आने का रास्ता नहीं बताता है। जब दूसरे दिन सिद्धार्थ जब आते हैं उधर से, तो उनके आपका रोड मैप बताने की जरूरत नहीं, जिनकी 6ठी इंद्रियां जागा हुआ हो उन्हें रोड मैप बताने की क्या जरूरत है, वो उधर से आते हैं। तो उसमें किताब में मेंशन है धम्मपद में बोले उन्होंने कि एक दक्षिण का दरवाज़ा था, एक उत्तर की दरवाज़ा थी। वो आजीवक जो है उत्तर की तरफ बैठा करता था खाट पे, सिद्धार्थ जो है उधर से ही प्रवेश करते हैं। ये देखता तो आग बबूला हो जाता, बहुत गर्म हो जाता है। वहाँ पर भोजन अर्पित करते हैं बैठकर, और उधर के ही रास्ता से विनम्र होकर चले जाते हैं। तो इस तरह का द्वेष भावना रखते थे। तो द्वेष हुआ नहीं है,
तो इसका जो बहुत सारे जो फॉलोअर है महायान ये वगैरह फॉलोअर, तो चलो आजीविका को हटाओ इसको, तो इस तरह का डिस्ट्रॉय किया हुआ है। हम लोग जैसा लोगों का डिस्ट्रॉय करना, लोग समझते हैं कि लोगों का डिस्ट्रॉय, लेकिन जापानी लोग बोलते हैं नहीं ऐसा है। इसलिए आजीवक संप्रदाय का अपना कोई किताब नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे हम देखें क्या कि जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के पास ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, जो आपने जापानी जो आए हुए हैं स्कॉलर, उनको आपने कुछ बताया पीछे साइड से ऊपर कॉर्नर में। ओ वही तो लिखा हुआ था, वो कॉर्नर में जो लिखी हुई थी गुहा लेख में, वो 12वें वर्ष उसमें वही तो हम बोल रहे थे, उसमें लिखे हुए लेजिना पिए दसिना डूभा डसना भिनासी, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत था। यहाँ पर 4 स्क्रिप्ट मिलेंगे, मौखरी डायनेस्टी आनंद बर्मन का भी है, मौखरी डायनेस्टी 7th सेंचुरी AD, और एक गुप्ता पीरियड का जिसमें बोधिमूल और क्लेश कांता लिखी हुई है, और एक संख स्क्रिप्ट है जो 10th सेंचुरी AD का है। बहुत सारे बोलते हैं बोध यहाँ राजगीर में स्वर्ण भंडार में कि जो इसे पढ़ लेगा समझिए कि खुल गया और सोने का भंडार मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बहुत सारे हमारे जैसे गाइड लोग बंधु बुरा नहीं मानेंगे, भ्रमित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं शताब्दी का है वो, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, साइफर नहीं हो पाई है, लेकिन 10वीं का आर्कोलॉजिस्ट कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड का है। मेरे पास जेम्स प्रीसेस का रिपोर्ट है, कैसे कैसे बना है भाषा, कहाँ से आया है, कैसे कैसे किससे है। सबसे लास्ट भाषा 9th सेंचुरी का हम लोग हिंदी है, हमें हिंदी से पीछे आपका बंगला है, तमिल है, ये सब है। सबसे लास्ट भाषा हिंदी, तो हिंदी ही है, लेटेस्ट वर्जन आईफोन का इस तरह का बनता गया है, समझे। तो ये है हमारा आजीवक का। उसके बाद उनका पोता जो आए राजा दशरथ, उन्होंने आजीवक के लिए 2 गुफा का निर्माण किया, एक बौद्ध के लिए किया, जिसमें बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन वहाँ पर आया, मेडिटेशन लिखे 9th सेंचुरी AD में उन्होंने आके मेडिटेशन किया, एक किताब का रचना किया, रस रत्नाकर केमिस्ट्री, उस पर पढ़ाई होती थी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुआ करता था, इसलिए हिल का नाम नागार्जुन है। वहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज यहीं हुआ है, बराबर की गुफाएं में हो गया नाम का चेंज। तो बहुत अच्छी गुफा है, एक बार जरूर आप लोग देखें, बोले सारे दर्शक लोग देखें और गाइड को जरूर पूछें भाई, आप ही लोग पर हम हैं। अभी ये जो पहाड़ के ऊपर में जो शिवलिंग बना हुआ है, क्या ये भी रहस्यमय है या किन्हीं राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया? कोई भी चीज़ मानव निर्मित ही होता है, अपने आप बनता नहीं है। तो जहाँ तक है कि आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मंदिर आपका 7th सेंचुरी AD में ही है, क्योंकि अनंत बर्मन का मेंशन आता है, हमने भी पढ़ा है यहाँ पर मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन का मेंशन किया हुआ है, उन्होंने भी कुछ लिखा है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट के साथ जब हम ऊपर गए थे, सुष्मिता बासु मुजुमदार जब ऊपर गई थी, तो मंदिर के बहुत सारे अवशेष टूटे हुए बिखरे मिले, तो उनको उसमें देखें जो टेम्पल के ऊपर में जो गुम्बद होता है, जो उसका जो डिज़ाइन होता है, उससे पता चलता है कि कब कितने जो है कौन राजा का कितना बनवाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, ये कब की होनी चाहिए। तो उन्होंने बनाया, ये 7th सेंचुरी AD का ही मंदिर है। मंदिर डिस्ट्रॉय है, उसको बहुत सारे अवशेष मिले, और गर्भगिरी आपका ओरिजिनल है, जो जिस पर शिव का लिंग है वो आपका ओरिजिनल है। अपना बहुमूल्य समय दिया, और ये बिहार गवर्नमेंट के गाइडर हैं और बहुत बेहतर जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड इन्होंने कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप TPF न्यूज़ के दर्शकों को आपने खास करके बानावर पहाड़ के बारे में और उसके इर्द गिर्द के पहाड़ों के बारे में, गुफाओं के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दी, ताकि वे लोग भी आएँ और एज ए गाइडर आपको भी वो लोग सेलेक्ट करके यहाँ से ले जाए, ताकि थोड़ा अधूरा बताए हम, ताकि हमें तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।